नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अपन लेकर आए हैं एएलपी सीबीटी 2 के अंदर 21 दिन 21 मैराथन। दोस्तों यहाँ पे 21 दिन के अंदर 21 मैराथन समाप्त करेंगे और यहाँ पे पर डे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रीवियस जो ईयर है वो एमसीक्यू चल रहे हैं और यहाँ पे प्रत्येक मैराथन के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रीशियन का निचोड़ दिया गया है। और आज दोस्तों 8वीं मैराथन अपन लेकर आए हैं। 7 क्लास हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे 8वें नंबर है तो इसमें आज क्लास के अंदर पहला जो प्रश्न है वो है आपका ये। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार का रोटर अधिक शोर करता है। दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार का जो रोटर है वो अधिक शोर करता है। सैलिएंट पोल रोटर होता है, एक होता है बेलनाकार पोल रोटर, एक यहाँ पे है दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम दिखाए गए हैं कि एक में एक ये रोटर होता है और एक होता है ये। दोस्तों यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये होता है आपका कौन सा रोटर होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रोटर होता है इसे अपन कहते हैं कौन सा, सैलिएंट। तो ये सैलिएंट रोटर होता है। तो दोस्तों ये सैलिएंट रोटर होता है, जबकि ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये भी रोटर है। और ये जो रोटर होता है ये कौन सा रोटर है, तो अपन कहते हैं कि ये बेलनाकार होता है, बेलनाकार रोटर होता है। दोस्तों बेलनाकार इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो संरचना है वो बेलन की जैसी है, यानी लंबाई तो इसकी ज़्यादा है और व्यास देखो कम है, जबकि इसकी व्यास तो इतना सारा है लेकिन इसकी लंबाई मात्र कम है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस अपन देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ एक तरफ लिखा मैंने सैलिएंट या बेलनाकार ले लीजिए, एक तरफ लिखा बेलनाकार और मेरे दोस्तों यहाँ पे एक तरफ लिखा अपन ने कौन सा, सैलिएंट। तो ये हो गया सैलिएंट, सैलिएंट। तो ये दो रोटर हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अब इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इनके व्यास की। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं व्यास की बात करता हूँ तो व्यास के रूप में क्या होगा, तो व्यास के रूप पे यहाँ पे इसका जो व्यास होता है वो कम होता है। व्यास क्या होता है यहाँ पे, कम होता है, जबकि इसका जो व्यास होता है सैलिएंट का व्यास क्या होता है यहाँ पे, तो अपन कहते हैं ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे लंबाई की, तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई इसकी ज़्यादा होती है और इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पोल की, कि पोल संख्या की। तो इसमें बेलनाकार में जो पोल होंगे वो मात्र 2 या फिर 4 होते हैं, जबकि यहाँ पे 6 से और 40 तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गति की, कि गति कितनी होगी आरपीएम में। तो इसकी गति होती है 1500 से 3000 आरपीएम होती है, जबकि इसकी 150 से लेकर के 1000 आरपीएम होती है, आरपीएम। 1000 40 पे ज्ञात करते हो 40 पोल पे तो 150 निकलेगी और 6 पोल पे ज्ञात करते हो तो 1000 निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं संतुलन। संतुलन, तो दोस्तों किसका संतुलन अच्छा होगा, तो बेलनाकार जो होता है इसका संतुलन अच्छा होता है, जबकि इसका संतुलन जो होगा वो क्या होगा, अपन कहेंगे खराब होता है, बेकार होता है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज किसका ज़्यादा होगा, तो इसका वोल्टेज होता है उच्च, क्योंकि गति ज़्यादा करेगा तो वोल्टेज भी तो उच्च देगा ना, और इसका होता है निम्न। ठीक है, ये होगा निम्न। मेन चीज़ होता है यहाँ पे उपयोग मेरे दोस्तों, उपयोग। तो यहाँ पे उपयोग की बात करते हैं बेलनाकार की, तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर प्रयोग होता है। इसका परमाणु यानी थर्मल पावर प्लांट हो गया, और एक होता है आपका रिएक्टर पावर प्लांट होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपन बात करते हैं यहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर
अल्टरनेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अल्टरनेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपसे थर्मल पावर प्लांट कह दे, आपसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कह दे, ठीक है, आपसे वाष्प टरबाइन के रूप में कह दे, या फिर आपसे टर्बो अल्टरनेटर के रूप में आपसे कह दे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? बेलनाकार। जबकि यहाँ पे आपसे पूछ ले तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइड्रो पावर प्लांट पूछ ले, हाइड्रो पावर प्लांट पूछ ले, आपसे यहाँ पे विंड पावर प्लांट यानी कि पवन चक्की पूछ ले, पवन चक्की पूछ ले, पवन चक्की यानी विंड पावर प्लांट पूछ ले, तो यहाँ विंड पावर प्लांट, तो यहाँ पे अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा कौन सा आएगा? तो यहाँ पे सैलिएंट प्रकार का होता है। तो ये सारी विशेषताएं अपन ने बहुत अच्छे से देखी। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि किस प्रकार का, एक इसमें देखिएगा आवाज़, तो यहाँ पे आवाज़ कह दीजिए चाहे शोर कह दीजिए, तो यहाँ ये बेलनाकार होता है तो इसमें आवाज़ होती है कम, और जबकि इसमें आवाज़ होती है अधिक, तो इसमें क्या होगी? अधिक होती है ये चीज़। क्लियर दोस्तों? तो किस प्रकार के रोटर अधिक शोर पैदा करते हैं? तो अपन कहेंगे कि सैलिएंट पोल रोटर क्या करते हैं? अधिक पैदा करते हैं। ध्यान रखिएगा, सैलिएंट को अपन हिंदी में समुन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? समुन्नत ध्रुव रोटर के नाम से या घूर्णक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था अपना पहला प्रश्न। दोस्तों ये मत सोचिएगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये देखिएगा अब यहाँ से कोई भी रिलेटिव कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सारा का सारा अपन ने मैटर पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। अगला प्रश्न आता है इसमें 2 नंबर, और अगला जो प्रश्न आता है वो 2 नंबर, और 2 नंबर में क्या है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं, और 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है आइए। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का भी क्या करते हैं? खात्मा करते हैं अभी। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है आइए 2 नंबर प्रश्न का अपन सीधा सीधा खात्मा करते हैं। अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण में अल्टरनेटर को किस प्रकार क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों अपन कहते हैं कि यहाँ पे सपोज करते हैं एक अल्टरनेटर होता है, यहाँ पे दूसरा अल्टरनेटर होता है, यहाँ पे बात करते हैं तीसरा अल्टरनेटर होता है, और चौथा अल्टरनेटर होता है। अनेक अल्टरनेटरों को अगर अपन यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से यो जोड़ते हैं, तो ये जो संयोजन किया जाता है इसी को कहते हैं अपन अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण, अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। कोई अल्टरनेटर अगर पहले से चल रहा है तो उसे रनिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रनिंग मशीन कहते हैं। और जो बाद में जोड़ा जाता है उसे इनकमिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये तुल्यकालीकरण होता है जो समांतर में जोड़ा जाता है। समांतर में जोड़ने से अतिरिक्त कोई सा भी लोड हो वो आसानी से उठाया जा सकता है। यहाँ पे अल्टरनेटर की क्या दक्षता वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनका जीवन काल जो होता है वो भी आसानी से बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये समांतर में था तो अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण करते हैं। अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण की यहाँ पे कुछ शर्तें होती है, और वो शर्तें क्या होती है? जैसे कि अपन कहते हैं सभी का फेज क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दूसरा अपन कहते हैं सभी की यहाँ पे आवृत्ति, सभी की जो आवृत्ति होती है वो भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तीसरा कहते हैं फेज क्रम समान हो गया, वोल्टेज सभी का क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? समान होना चाहिए। और यहाँ पे बात करते हैं क्षमता, तो सभी की क्षमता क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे फेज क्रम, आवृत्ति, वोल्टेज और क्षमता क्या होनी चाहिए? सभी की समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुल्यकालीन अल्टरनेटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अपन सीधा कहेंगे कि सर यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, और 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है तो ये क्या कहना चाह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि 7000 किलो ओम प्रतिरोध कौन से मीटर से मापा जाता है? प्रतिरोध की दोस्तों बात करता है, किसकी बात करता है? ये प्रतिरोध की दोस्तों बात करता है। तो प्रतिरोध को मान के आधार पर कितने भागों में बांट दिया जाता है? तो सीधा कहते हैं कि 3 भागों में बांट दिया जाता है इसको। यहाँ पे अपन कहते हैं कि इस प्रकार से 3 भागों के अंदर बांट दिया जाता है। एक होता है यहाँ पे निम्न मान,
एक होता है यहाँ पे मध्यम मान और एक होता है यहाँ पे उच्च मान। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में कितना आता है, तो अपन कहते हैं 1 ओम तक आता है। यहाँ पे कितना आता है, तो अपन कहते हैं 100 किलो ओम तक आता है। और यहाँ पूछा जाता है तो 100 किलो ओम से अधिक होता है मेरे दोस्तों। तो 100 किलो ओम से अधिक होता है, ये 100 किलो ओम तक होता है और ये 1 ओम तक आता है। इनको अगर मापा जाए, यानी कि बात करते हैं मापक यंत्र, और दोस्तों मापक यंत्र वो भी कौन से, शुद्ध रूप से, तो यहाँ पे प्रयोग करते हैं अपन केल्विन। कौन सा प्रयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे उच्च प्रतिरोध के लिए अपन कौन सा करते हैं, उच्च प्रतिरोध के लिए यहाँ पे अपन मेघर नामक उपकरण होता है, मेघर। और ये मेघर जो होता है हमेशा मेगा ओम में मापता है और ये इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को आसानी से माप लेता है। ये मध्यम मान को मापता है, ये केल्विन बहुत शुद्ध रूप से माप लेता है। तो अब जैसे आपसे कहा जाए यहाँ 1 ओम तक ही आ गया, ये कह रहा है 100 किलो ओम तक, तो भैया ये तो 7000 किलो ओम की बात कर रहा है, जबकि 7000 किलो ओम किस में आ जाएगा। 100 किलो ओम से अधिक है तो ये 100 से ज़्यादा ही तो है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका मेघर के अंदर आ जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, तो अपन कहेंगे कि ये धारा की उपस्थिति दर्शाता है। यहाँ पे प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध को मापता है, ओम में मापता है। ओम मीटर क्या करता है, यह भी प्रतिरोध मापता है और ये भी क्या करता है, प्रतिरोध मापता है। ठीक है, तो ये मेगा ओम में मापता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये अपन ने आराम से पढ़ रहे हैं तो देखते जाइएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पे क्या कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मर की दक्षता लगभग कितनी होती है। दोस्तों अगर मैं दक्षता की बात करता हूँ, यहाँ पे दक्षता यानी कि एफिशिएंसी की मैं चर्चा करता हूँ, दक्षता एफिशिएंसी, तो ट्रांसफॉर्मर दक्षता, तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता जो होती है वो 95% से 98% होती है ट्रांसफॉर्मर की। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम जो दक्षता होती है वो अधिकतम दक्षता कब मिलती है, तो मेरे दोस्तों इसकी शर्तें होती है। शर्तें तो क्या क्या शर्तें होती है अधिकतम दक्षता की, तो अपन बात करते हैं। पहली शर्त ये होती है कि ताम्र हानि होती है ये बराबर होती है किसके, तो अपन कहेंगे कि लोहे हानि के क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी होती है कि जो ताम्र हानि होती है ना, ये ताम्र हानि मेरे दोस्तों, ये ताम्र हानि और लोहे हानि का जो अनुपात हो वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट शर्त क्या होती है, तो अपन कहते हैं कि जो ताम्र हानि होती है, ये ताम्र हानि होती है ये, और लोहे हानि जो होती है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अधिकतम यानी दक्षता पूछे तो 95% से 98% आप बता दीजिएगा, और अधिकतम दक्षता पूछे तो उसकी कुछ शर्तें हैं। तो ताम्र हानि बराबर लोह हानि होती है, ताम्र हानि और लोह हानि का अनुपात हमेशा 1 आना चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पे काम करेगा। ताम्र हानि और लोह हानि का अंतर कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो अधिकतम दक्षता पे कार्य करता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये सारी बातें अपन के समझ में आ गई है, तो यहाँ पे ये बोलो समझ में आया। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अधिकतम दक्षता पर हमारा कोई पावर ट्रांसफॉर्मर है या अधिकतम दक्षता कब दर्शाएगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर और एक होता है आपका वितरण ट्रांसफॉर्मर। तो ये वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है। ये अधिकतम दक्षता कब दर्शाएगा, तो कितने लोड पर दर्शाएगा,
तो अपन कहते हैं कि अधिकतम दक्षता पावर ट्रांसफार्मर होता है ये 100% लोड पर अधिकतम दर्शाता है, जबकि जो वितरण होता है ये 50% लोड पर अपनी अधिकतम दक्षता रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये इसको कहते हैं पूर्ण भार कहते हैं, पूर्ण भार कहते हैं, और इसको कहते हैं आधा लोड यानी आधे लोड पर ये आधे लोड पर आधे भार या आधे लोड पर क्या करेगा, अपनी अधिकतम दक्षता दर्शाता है। ठीक है, तो बड़े ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हो जाएगी, तो अपन कहेंगे 96% हो जाती है, क्योंकि 95 से 98 है तो 96 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आ चुका है, फिर ये ट्रांसफार्मर से रिलेटिव आ गया, और क्या आ गया तो देखते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको इस कदर से पढ़ लीजिए ताकि उससे रिलेटेड आगे कोई भी सवाल आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से जीरो से हाई लेवल तक की अपन और चल रहे हैं, और ये आपके कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो टेक्निकल से संबंधित तो उनके लिए सबके लिए बेस्ट होता है। ट्रांसफार्मर की करोड़ को पटलित बनाने से खालिस्तान कम की जा सकती है, यानी कि पटलित बनाते हैं दोस्तों, ये कोर होती है, और ये जो कोर होती है ये पटलित क्यों बनाई जाती है, क्या है, तो ये समझते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पे स्ट्रेसिस हानि होती है, भंवर धारा हानि होती है, ताम्र हानि होती है, और क्षरण हानि होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा ही समझा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर हानि। अब ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की हानि होती है मेरे दोस्तों, कौन कौन सी होती है ये थोड़ा सा अपना जिक्र कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि ताम्र हानि होती है। कौन सी हानि होती है, ताम्र हानि होती है। ताम्र हानि जो होती है, ये ताम्र हानि जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में प्रतिरोध और ऊष्मा के कारण होती है। जो ताम्र हानि होती है, तो यहाँ पे अपन सीधी सी बात कर लेते हैं कि उपनाम में क्या कहते हैं इसको कॉपर लॉस तो कहते ही हैं। ठीक है, चलो लिख दिया अपन ने, कॉपर लॉस कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। दूसरा अपन कहते हैं कि ये लोड पर निर्भर होती है, इसलिए ये परिवर्तित हानि होती है। कौन सी हानि होती है, तो ये परिवर्तित हानि होती है। इसे मेरे दोस्तों वेरिएबल हानि भी कहते हैं। ये आपकी जो होती है ये अस्थिर हानि होती है। ये कौन सी हानि होती है, तो ये अस्थिर हानि होती है। नेक्स्ट अपन इसको कहते हैं कि जो ताम्र हानि होती है ये प्रतिरोध व ऊष्मा के कारण ये हानि होती है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है हानि होने का, तो अपन कहेंगे कि ताम्र वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध व ऊष्मा के कारण होती है। ठीक है, उत्पन्न प्रतिरोध व ऊष्मा के कारण। यहाँ पे आपसे सूत्र पूछा जाए कि सूत्र क्या होता है, तो अपन कहेंगे इसका सूत्र होता है I²R होता है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि किस पर कार्य करती है, तो अपन कहते हैं कि भैया चाहे AC हो और चाहे DC हो, तो यहाँ पे बात करते हैं निर्भर। तो ये निर्भर नहीं होती है, तो किस पर निर्भर नहीं होती है, तो अपन कहेंगे ये आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती है, किसी भी प्रकार से आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती है। और होती किस पे है, तो यहाँ पे बात करते हैं होती किस पे है, तो अपन कहेंगे ये लोड पर निर्भर होती है, ये लोड पर निर्भर होती है। तो ये एक तरफ अपन ने ये ताम्र हानि का जिक्र पढ़ लिया, तो दूसरी तरफ बात करते हैं अपन यहाँ पे लोह हानि। दोस्तों यहाँ पे एक और कर लीजिए कि यहाँ पे अपन बात करते हैं परीक्षण। तो किससे क्या करते हैं, जब यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये लोड पर काम करती है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे लोड पर काम करेगी, तो बोलो फुल लोड होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं, जिसको अपन लघु परिपथ भी कहते हैं। और ये पूर्ण भार परीक्षण होता है, पूर्ण भार परीक्षण के द्वारा अपन क्या करते हैं, ये ज्ञात करते हैं। इधर बात करते हैं लोह हानि। एक तरफ होती है लोह हानि को अपन क्या कहते हैं, इसी को हम कोर हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर हानि कहते हैं। इसी को हम चुंबकीय हानि कहते हैं। और ये लोड पर निर्भर नहीं होती, इसलिए ये स्थिर हानि होती है, और इसको स्थिर हानि के नाम से जाना जाता है। इसे हम नियत हानि कहते हैं। इसी को हम कांस्टेंट
कांस्टेंट हानि के नाम से जाना जाता है। इसी को दोस्तों नियत हानि भी कहते हैं। कौन सी? नियत हानि कहते हैं। अनेक सारे नाम हैं, लेकिन अब समय क्या है, तकाजा कर देता है कि भाई बहुत है, एक पर्सन के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। लेकिन करे क्या, आपका प्यार इतना बढ़ चुका है कि रुकने का नाम नहीं लिया जाता। यहाँ पे ये जो लोह हानि होती है, ये जो लोह हानि होती है, ये लोह हानि होती है ना, ये भैया किस पर काम करती है? तो ये बात करते हैं कि ये केवल इस पर काम करती है, केवल एसी पर कार्य करती है। ये जो होती है ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी पे निर्भर होती है। तो मैं निर्भर की बात करता हूँ, तो ये निर्भर केवल किस पर होती है दोस्तों? ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका परीक्षण। अरे परीक्षण क्या होता है? तो परीक्षण कहते हैं कि भैया लोड पर डिपेंड नहीं होती है, तो नो लोड टेस्ट की बात करते हैं, नो लोड टेस्ट की बात करते हैं। यानी कि शून्य भार परीक्षण, शून्य भार परीक्षण की बात करते हैं। तो इनसे अपन ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे लोह हानि होती है मेरी दो प्रकार की। एक होती है यहाँ पे स्ट्रेसिस। तो भैया स्ट्रेसिस जो हानि होती है, स्ट्रेसिस हानि होती है, इसी को अपन कहते हैं शैथिल्य हानि। क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि। इसी को कहते हैं मंदायन हानि कहते हैं। और ये बार बार लोह क्रोड होती है, तो बार बार चुंबकित विचुंबकित के कारण होता है। तो इसका मैं निवारण की बात करता हूँ। तो भैया निवारण क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि भैया निवारण यही है कि कोर के अंदर 3 से 5% क्या मिला दीजिए। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सिलिकॉन मिला करके इसको क्या कर दिया जाता है? दूर कर दिया जाता है। इसका अगर सूत्र पूछ ले आपसे तो इसका सूत्र क्या होता है? तो अपन कहेंगे WH नीटा बी मैक्सिमम 1.6 F और V होता है। तो ये इसका क्या हो गया? सूत्र होता है। दूसरा अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे भंवर धारा हानि यानी कि बात करते हैं एडी करंट हानि। कौन सी करंट? अरे एडी करंट की बात कर रहे हैं। एडी करंट जिसे हम फोकाल्टो हानि भी कहते हैं, तो यहाँ पे फोकाल्टो हानि, एडी करंट हानि, भंवर धारा हानि जो होती है, ये क्या होती है? इस कोर के अंदर उत्पन्न ऊष्मा के कारण होती है। तो इसका निवारण क्या होता है? तो बात करते हैं निवारण। तो निवारण यही है कि कोर को पटलित, तो पटलित करके, कोर को पटलित करके लेमिनेशन चढ़ाया जाता है। लेमिनेटेड किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पटलित कितनी करते हैं? तो 0.35 mm से लेकर के 0.50 mm किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे भंवर धारा हानि जो ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो WE बराबर F का स्क्वायर T का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे दोस्तों बी मैक्सिमम का क्या आता है? स्क्वायर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा अपन ने निचोड़ कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, यांत्रिक हानि इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा कर दिया। अब आपका कोई भी हानि से रिलेटेड कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ट्रांसफॉर्मर कोर में पटलित बनाने से अरे मैंने कहा कि पटलित बनाने से कौन सी हानि दूर होगी? तो अपन कहेंगे भंवर धारा यानी एडी करंट या फोकाल्टो हानि। कोई भी नाम पूछ ले तो सीधा कर देना भंवर धारा हानि। तो राइट ऑप्शन बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ एक एक चीज़ आपसे पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये लीजिए अगला प्रश्न आ चुका है 6 नंबर प्रश्न। और 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न का भी खात्मा करते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों आप कोई भी प्रश्न पढ़ो, इस कदर पढ़ लीजिए कि उससे रिलेटेड कोई भी पूछे तो सटीकता से जवाब निकलना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में लघु परिपथ परीक्षण शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात करते हैं। दोस्तों अभी आपने जस्ट पिछला वाला जो प्रश्न था उसके अंदर मैंने परीक्षण भी लिखाए थे, तो वहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूछ रहा है लघु परिपथ परीक्षण यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे
जो शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, इसका मतलब शॉर्ट कर दिया तो धारा बहेगी तो किस में बहेगी, वाइंडिंग में बहेगी तो कौन सी हानि होगी, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ताम्र हानि होती है। कौन सी हानि होगी, ताम्र हानि होती है। तो यहाँ पे ताम्र हानि होती है, पूर्ण भार ताम्र हानि होती है, लोहा हानि होती है, यह शून्य है, शून्य भार ताम्र हानि होती है। तो शून्य भार पर ताम्र हानि होती ही नहीं है, तो अपन कहेंगे कि ये पूर्ण भार पर कौन सी हानि होती है। तो शॉर्ट सर्किट जो होती है तो हमेशा कौन सी हानि होगी, तो अपन कहेंगे ताम्र हानि होती है। कौन सी हानि ज्ञात करेंगे, यहाँ ताम्र हानि ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, तापमान भी ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और 7 नंबर प्रश्न है, और 7 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, स्कॉट संयोजन में टीजर ट्रांसफार्मर खाली स्थान पर टैपिंग निकाली जा सकती है। तो दोस्तों कितनी क्या है, पहले तो स्कॉट संयोजन की बात करते हैं। स्कॉट संयोजन को ध्यान रखना, हम टीटी संयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टीटी संयोजन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्य ट्रांसफार्मर होता है, और मुख्य ट्रांसफार्मर इस प्रकार से कुंडलित होती है। तो यहाँ पे अपन ने ये पढ़ा और ये पढ़ा, यहाँ पे ये कोर होती है, ये इसकी प्राइमरी होती है, और यहाँ पे ये कुछ सेकेंडरी के लिए अपन लगा देते हैं, और सीधा जाता है यहाँ पे। तो ये हो चुका है आगाज। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये सिंगल फेज बन चुका है। अब यहाँ से क्या होता है, इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से यहाँ पे एक वाइंडिंग होती है, और इसमें भी टर्न दिए जाते हैं, और ये जो टर्न होते हैं ये इधर से होते हैं, और ये एक ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, और मेरे दोस्तों इसको कहते हैं अपन क्या, अरे बोलो इसको क्या कहते हैं, अरे इसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको अपन टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या नाम होता है इसका, इसका होता है टीजर ट्रांसफार्मर होता है। जबकि इसका नाम क्या है, तो अपन कहते हैं इसका नाम होता है मुख्य ट्रांसफार्मर। अरे क्या होता है, मुख्य ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे अपन ने कहा कि भैया 50% इधर होता है और 50% इधर होता है। तो यहाँ पे ये दोनों कितने कितने परसेंट है, तो 50-50% है। ये सेकेंडरी होती है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी होती है, ये सेकेंडरी होती है। और इसके 1/3 भाग से न्यूट्रल निकाला जाता है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये 2/3 होती है, और ये जो होता है ये मेरे दोस्तों 1/3 भाग होता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये हो गया R, ये हो गया Y, और ये हो गया B। इधर कितने हो गए, 3 फेज हो गए। इधर कितना हुआ, 1 और 1, ये 2 ही फेज हुआ। इसका मतलब है इसका जो मेन कार्य होता है, इसका मेन कार्य होता है कि 3 फेज को कितने में, 2 फेज में, 3 फेज को 2 फेज में बदलना। तो यहाँ ये बदलना होता है। अब आता है कि यहाँ पे टीजर की जो प्राइमरी होती है, इस प्राइमरी के अंदर कितना टर्न होता है, तो अपन कहते हैं कि भैया इसके अंदर जो टर्न होता है, इस प्राइमरी की अपेक्षा इसमें जैसे 100 टर्न है, तो इसके अंदर 86.6%, तो यहाँ पे कहेंगे 86.6% क्या लगाए जाते हैं, तो इसमें टर्न लगाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ 86.6% टर्न लगाए जाते हैं। 1/3 से न्यूट्रल निकाल लिया जाता है। इसकी तो सेकेंडरी और इसकी बी सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरियों के मध्य में जो लपेट होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टीजर ट्रांसफार्मर में खालिस्तान पर टैपिंग निकाली जाती है। अरे मेरे दोस्तों टैपिंग निकाली जाती है, तो टैपिंग निकाली जाती है, यानी टैपिंग निकाली जाती है। क्या पूछ रहा है ये भाई, स्कॉट संयोजन में टीजर, हाँ तो टीजर ट्रांसफार्मर है, और टीजर ट्रांसफार्मर, अच्छा ये टीजर ट्रांसफार्मर है, तो ये निकाली जाती है। तो ये यहाँ पे भाई ये 1/3 के बारे में तो कह ही नहीं रहा, तो ये द्वितीय की कह रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर पर टैपिंग निकाली जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है प्राइमरी की कितनी निकाली जाती है, तो यहाँ कहेंगे 86.6% निकाली जाती है। तो राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे 86.6%। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा घुमाया है प्रश्न ने। लेकिन यहाँ पे एक एक टॉपिक आपको, एक एक लाइन अगर क्लियर है ना, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको एग्जाम में रोक दे। इस कदर आप पढ़ते रहिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको एक एक पॉइंट में क्लियर कराता हूँ, और यहाँ पे आप देखते जाइए, आपके लिए इतना बहुत अच्छा मैटर लेकर आ रहा हूँ, आप भी देखते रह जाओगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये, और यहाँ पे 8 नंबर, और 8 नंबर क्या है, आइए देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या है, तो ये देखिएगा, एक ट्रांसफार्मर के पूर्ण भार पर कॉपर लॉस 1600 वाट है, तो इस
ट्रांसफॉर्मर के 75% भार पर कॉपर लॉस कितना होता है। कॉपर लॉस पूछ रहा है और 75 भार पे है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अपन निकालते हैं ताम्र हानि। ताम्र हानि निकालते हैं, कॉपर लॉस निकालते हैं, ताम्र हानि निकालते हैं। ये ताम्र हानि हो चुकी है। ठीक है, ताम्र हानि बराबर दोस्तों यहाँ पे लिखना कि पूछा गया भार, पूछा गया भार, तो भार तो ये, और इसका कर देना क्या, स्क्वायर इनटू में यहाँ कर देना पूर्ण लोड। आपका गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पूछा कितना है तो अपन कह रहे हैं 75% भार पर पूछ रहा है। अरे 75 का मतलब क्या होता है, 75% हटाया तो 100, तो भैया 25 से ये काटा, 25 से ये काटा तो कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो 3/4 हो गया यहाँ पे, तो ये 3/4 होता है। इसका आपने स्क्वायर कर दिया पूर्ण लोड, और यहाँ पे कह रहा है पूर्ण भार पर कॉपर लॉस कितना होता है, तो ये 1600 वाट होता है। 1600 वाट हो चुका है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है तो अपन कहेंगे 16, इनटू में यहाँ पे किया तो ये कितना आ गया, तो 1600 वाट आ गया। 16 से 16 गया एक बार, यानी कि 100 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो अपन सीधा सीधा कहेंगे कि भैया यहाँ पे 900 वाट होता है। कितना होता है रे, तो यहाँ पे 900 वाट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 900 वाट, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और ये अगला प्रश्न आ चुका है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न है। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। तो इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्टेटर है, और स्टेटर के अंदर ये खांचे कटे हुए हैं। तो ये खांचे कटे हुए खांचों को अपन कहते हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं स्लॉट कहते हैं। और खांचों में क्या डाल दी, वाइंडिंग डाली जाती है। और वाइंडिंग जो डाली जाती है, इसको जैसे अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। तो ये फ्लक्स क्या करता है, गति करता है। और ये फ्लक्स गति करता है, तो इस गति को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, यानी तुल्यकालिक गति के नाम से जाना जाता है। और इसके बीच में मेरे दोस्तों क्या होता है, रोटर होता है। इसके बीच में क्या होता है, रोटर होता है। तो यहाँ पे इसके बीच के अंदर यहाँ पे जो रोटर होती है, इसके बीच में जो रोटर होता है वो गति तो करेगा ना, और ये गति करेगा तो इसे कहते हैं एनआर, यानी कि रोटर गति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये रोटर गति है, और ये सिंक्रोनस गति होती है। तो ये रोटर गति होती है। अब दोनों की गति का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पे NS और -NR, दोनों की गति जो कहलाती है मेरे दोस्तों, वो कहलाती है स्लिप। क्या कहलाती है, वो स्लिप कहलाती है। तो सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर के अंदर अगर स्लिप की बात करता है तो सामान्य, तो यहाँ पे बात करते हैं सामान्यतः इसकी जो स्लिप होती है वो 3 से 5% होती है। यहाँ पे बात करते हैं बड़ी मशीन के अंदर, तो बड़ी मशीन के अंदर निम्न होती है, यानी 1 से 3% होती है। बात करते हैं छोटी, तो बात करते हैं छोटी मशीन के अंदर, छोटी मशीन के अंदर स्लिप होती है वो 4 से 6% होती है। यहाँ पे बात करते हैं कि प्रारंभिक समय में, यानी स्टार्टिंग समय में, तो स्टार्टिंग के समय, तो भैया स्टार्टिंग के समय रोटर गति ही नहीं करता है, और रोटर नहीं गति करता है तो वो कितनी कहलाती है, तो यहाँ पर कहते हैं या तो इकाई कह दीजिए, या आप 100% कह दीजिए कि यहाँ पे स्लिप कितनी होती है, 100% होती है। तो सामान्यतः पूछ ले तो 3 से 5 करते हैं, बड़ी मशीन में 1 से 3 करते हैं, छोटी मशीन में अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पे 4 से 6 करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो वास्तविक गति को ही रोटर गति कहते हैं। तो वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो अपन कहते हैं स्लिप कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे ड्राई सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पे सिलिका जेल क्या होती है, क्या नहीं होती है, कहाँ पाई जाती है, तो आइए देखते हैं। यहाँ नॉर्मल से बात करते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक होता है। यहाँ 2 पाइपों के द्वारा एक, यहाँ पे अपन बात करते हैं एक बेलनाकार यहाँ पे भाग लगा होता है ये, और यहाँ इसको कहते हैं कंजर्वेटर। और इस कंजर्वेटर के ऊपर एक यहाँ पे इस तरह एक बोतल सी लगी होती है, और यहाँ इस बोतल को अपन क्या कहते हैं, और इस बोतल को अपन कहते हैं मेरे दोस्तों ब्रीदर कहते हैं। अरे इसको क्या कहते हैं, तो अपन कहते हैं कि भैया ये क्या कहलाता है, तो ये ब्रीदर कहलाता है। तो यहाँ पे जब तेल का जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो ऊपर हवा होती है तो हवा बाहर आ जाती है। जब लोड
कम हो जाता है तो वो ठंडा होता है, ठंडा होने पर ये नीचे आता है, नीचे आता है तो कहीं खाली जगह हो जाती है, खाली जगह को हवा से भरा जाता है, तो हवा ऑटोमेटिक यहाँ से अंदर की ओर जाती है, तो ये हवा अंदर जाती है, तो हवा के अंदर क्या होती है, नमी होती है। तो उस नमी को अवशोषित करने के लिए इसमें क्या भरी जाती है, तो यहाँ एक रासायनिक पदार्थ होता है, और वो जो रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है सिलिका जेल। क्या होता है, सिलिका जेल होता है, यहाँ पे सिलिका जेल होता है। तो ये एक रासायनिक पदार्थ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये रासायनिक जो पदार्थ होता है इसका बात करते हैं कि ये अलग अलग रंगों में पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं ये नीली कब होती है, तो नीला कलर कब होता है। यहाँ बात करते हैं ये बैंगनी, तो ये बैंगनी कब होता है। यहाँ बात करते हैं कि हल्का लाल गुलाबी, हल्का लाल गुलाबी, हल्का लाल गुलाबी कब होता है। दोस्तों जब बिल्कुल शुद्ध होती है तो शुद्ध की बात करते हैं, शुद्ध कह दीजिए, चाहे आप इसको ताज़ा कह दीजिए, ठीक है। तो शुद्ध होने पर नीला होता है, और जब बिल्कुल अशुद्ध होती है, क्या अशुद्ध होती है, या आप कह सकते हो नमी युक्त होती है, नमी युक्त हो जाती है, नमी को अवशोषित कर लेती है, तो वो लाल गुलाबी रंग की हो जाती है। और जब ये अर्ध बेकार हो जाती है, जब ये अर्ध बेकार हो जाती है या अर्ध नमी हो जाती, अर्ध नमी हो जाती है, तो बैंगनी रंग की होती है। तो इस प्रकार से अपना आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक भाग और लगा होता है जो सबसे ऊंचाई पे होता है यहाँ पे, और इसे कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट। अरे क्या कहते हैं इसको, तो यहाँ पे इसे कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट के नाम से जाना जाता है, एक्सप्लोजन वेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या करता है, जब लोड का मान बहुत अधिक हो जाता है तो यहाँ पे ऑयल जो होता है वो कंजर्वेटर और मेन टैंक दोनों में फुल हो जाता है। तो उस यानी कि ये दोनों फूट सकते हैं, तो इसको इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे डायफ्राम लगा, ये अंदर जो पर्दा होता है वो डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त तेल को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आई नीला, बैंगनी और लाल गुलाबी। तो ये पूछ रहा है ड्राई यानी कि सूखी जेल होती है, यानी सूखी सिलिका जेल होती है। तो सूखी सिलिका जेल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे अपन कहते हैं जब वो ड्राई होती है, बिल्कुल शुष्क होती है, तो वो ताज़ा होती है, यानी कि ड्राई। और ड्राई के समय रंग कैसा होता है, तो अपन कहेंगे नीला होता है। कैसा होता है रे, अरे नीला होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर, और 11 नंबर क्या है, तो आइए देखते हैं। 11 नंबर का भी सुपड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ पे एक एक प्रश्न को धीरे धीरे हलाल करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक प्रश्न का धीरे धीरे पोस्टमार्टम कर देंगे, तो आप तक यहाँ पे कुछ नहीं रहने दूंगा, ये चीज़ का मेरा वादा है। यहाँ पे BH वक्र यानी BH वक्र में H क्या बताता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपन कहते हैं एक इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से एक इस प्रकार से एक वक्र बनता है। तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होता है, एक यहाँ होता है B और यहाँ पे होता है मेरे दोस्तों H। ठीक है, जैसे ही H का मान बढ़ाया जाता है तो B का मान भी बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे जाते हैं तो H बढ़ता जाता है लेकिन B रुक जाता है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सैचुरेशन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब वापस आते हैं तो यहाँ पे H तो अपने 0 पॉइंट पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे B जो है नीचे नहीं आता। तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, इस गैप को अपन क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, अवशिष्ट। तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। अब यहाँ पे अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए यहाँ पे ये बल लगाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो बल लगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन क्या कहते हैं, निग्रह बल। क्या कहते हैं, तो ये निग्रह बल होता है। तो ये निग्रह बल होता है और वापस वही सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो ये इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये होता है हमारा BH वक्र। तो यहाँ H जो होता है ये होता है, क्या होता है H, तो अपन कहते हैं ये चुंबकन, ये होता है चुंबकन बल। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मिलेगा, क्षेत्र तीव्रता मिलता है। जबकि यहाँ पे B होता है ये चुंबकन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है और ये चुंबकन
बल होता है। तो BH वक्र में H का अर्थ पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होती है, प्रतिष्ठम होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। क्योंकि H जो होता है वो H चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कह दीजिए या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कह दीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि चुंबकन बल तो आया नहीं ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगर वो B कहता है तो B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 12 नंबर। और दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या है, आइए 12 नंबर को भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है, तो फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ कि फ्यूज, तो ये फ्यूज क्या है, तो फ्यूज एक मैं ये कहूँगा कि ये एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज को कहाँ लगाया जाता है, तो मैं कहूँगा कि फ्यूज फेज के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज जो होता है किससे सुरक्षा करता है, तो मैं कहूँगा कि ये शॉर्ट सर्किट किससे करता है, शॉर्ट सर्किट, और ये ओवरलोड से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फ्यूज होता है ये परिपथ का सबसे कमजोर भाग होता है। ये कमजोर भाग होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज का जो प्रतीक होता है ना, वो क्या होता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये होता है। तो ये फ्यूज का भैया प्रतीक होता है। दूसरा मैं प्रतीक की बात करता हूँ तो ये होता है। तीसरा प्रतीक की बात करता हूँ तो एक ये होता है। इस प्रकार से 3 प्रतीक होते हैं। जो फ्यूज होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है, तो ये भैया टिन प्लस तांबे का बना होता है। अरे किसने कह दिया, इसी का ही बनता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का भी बनता है, यहाँ कॉपर का भी बनता है, और यहाँ पे मेरे दोस्तों चांदी का भी बनाया जाता है। उच्च क्षमता के लिए अपन चांदी का प्रयोग करते हैं, और निम्न क्षमता के लिए बोलो किसका प्रयोग करेंगे, तो निम्न क्षमता के लिए यहाँ पे अपन टिन प्लस तांबे का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से अपन देखा जाता है कि यहाँ पे ये जो तार होता है, ये जो होता है तार, इसका गुण देखते हैं। अरे तो गुण कैसा होना चाहिए, गुण में होता है निम्न गलनांक। निम्न क्या होता है, तो यहाँ पे निम्न गलनांक, तो यहाँ पे निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दूसरा होता है इसके अंदर निम्न, तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उच्च चालकता होती है, उच्च चालकता होती है। तो ये इसके अंदर क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे गलन बिंदु कैसा होना चाहिए, तो गलन बिंदु तो मेरे दोस्तों बिल्कुल निम्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो एक एक पॉइंट अपन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का भी अपन खात्मा कर चुके हैं। अगला प्रश्न आता है अपना 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए समझते हैं 13 नंबर को। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, और 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 13 नंबर कहता है कि डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक के खंड किससे बनते हैं। तो ये डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक के खंड किससे बनते हैं। दिक् परिवर्तक का मतलब होता है क्या, तो डीसी मशीन का मतलब होता है, यहाँ पे अपन कहते हैं दिक् परिवर्तक को मेरे दोस्तों हम कहते हैं कम्यूटेटर। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन खंडित वलय के नाम से जाना जाता है। इसे खंडित वलय भी कहते हैं, इसे विभक्त वलय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मेन कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है AC टू DC व DC टू AC बदलता है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि मुझे तो केवल जनरेटर में बताओ कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो अपन सीधा बताएंगे AC टू DC करता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुझे तो ये बताओ कि मोटर में क्या काम करता है, तो DC टू AC कार्य करता है। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि कम्यूटेटर बनना किसका होता है, तो अपन कहेंगे कठोर कर्षित तांबे का बना होता है। यानी कि अपन बात करेंगे कि हार्ड ड्रॉन
कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार से होता है ये तो यहाँ पे एक सेगमेंट्स ही होता है, इसे क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। और एक सेगमेंट्स यानी दो सेगमेंट्स के बीच में ये जो भरी जाती है इसे कहते हैं माइका। क्या भरी जाती है, तो माइका भरी जाती है। तो दोस्तों ये सारा का सारा अपन ने निचोड़ दे दिया। तो यहाँ पे कम्यूटेटर कहाँ लगा होता है, तो ध्यान रखिएगा ये शाफ्ट होती है और शाफ्ट के ऊपर ये आर्मेचर होता है और यहाँ पे आर्मेचर में वाइंडिंग होती है और यहाँ पे तो ये होता है हमारा कम्यूटेटर। ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा कम्यूटेटर होता है। तो यहाँ पे अब मशीन में दिक् परिवर्तक खंड किसके बने होते हैं, तो आप कहेंगे कठोर कर्षित तांबे के बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। ये सारी की सारी डिटेल अपन ने पढ़ ली दोस्तों। 13 नंबर हो चुका है ये। अब बारी आती है किसकी, 14वें नंबर की। तो यहाँ पे एक एक पर्सन को इस तरह तोड़ दीजिए कि दोबारा जिंदगी में आपसे ये ना कहे कि मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं जानता। वो आगे आगे क्या डरपने लग जाए, थ्योरी को भी एक बार तो यूँ कांपने लग जाए कि तेरे को किससे पाला पड़ा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसको इस तरह नींबू की तरह निचोड़ दीजिए, बाद में दूसरा भी उठाने वाला सोचे कि यार इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, अब इससे पूछूं तो क्या पूछूं। सारा निचोड़ क्या है, सारा का सारा निचोड़ ले लीजिए एक एक पर्सन के अंदर मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे टेस्ला किसकी इकाई है, अरे टेस्ला किसकी इकाई आती है, तो यहाँ पे बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होती है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक होता है इसका भी। इसका मात्रक आपसे पूछ ले, इसका मात्रक पूछ ले तो ध्यान रखिएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसका दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है, तो यहाँ पे टेस्ला होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऐसा ही मात्रक होते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और यहाँ पे टेस्ला होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप ये बता दीजिए चुंबकीय फ्लक्स, क्या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, तो वेबर होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एफ, तो यहाँ एफ का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर टर्न होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिष्ठंभ, तो प्रतिष्ठंभ का मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये सारे के सारे चुंबक से जुड़े हुए हैं। तो प्रतिष्ठंभ का मात्रक क्या होता है, तो अपन कहेंगे एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है परमियंस, क्योंकि प्रतिष्ठंभ का जस्ट उल्टा क्या है, तो परमियंस होता है, परमियंस। तो ये परमियंस होता है, तो ये वेबर प्रति एम्पियर टर्न होता है, वो वेबर प्रति एम्पियर टर्न होता है। तो टेस्ला किसकी इकाई आ गई, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की आती है। किसकी आती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की आती है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है और अगला प्रश्न 15 नंबर है। और 15 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 15 नंबर को भी। तो यहाँ पे हेक्सा ब्लेड निम्न में से किस धातु की बनी होती है। दोस्तों यहाँ हेक्सा ब्लेड की बात करते हैं। ये तो आपका हैंडल होता है, ठीक है, ये आपका एक नट होता है, ये आपका फ्रेम होता है, ये क्या हो चुका है, फ्रेम, और ये होती है ब्लेड। और ये जो ब्लेड होती है यह हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, जिसे आप क्या कहते हो, फर्नर कहते हो। क्या कहते हो, ये फर्नर कहते हो। यानी कि ये जो होती है फर्नर, ये किसकी बनी होती है, तो ये हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। इनकी लंबाई फिक्स होती है, ये 30 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इनकी चौड़ाई 2 में होती है, आधा इंच और 1 इंच के अंदर ये होती है। तो दोस्तों ये इसको पकड़ के और यूँ चलाया जाता है, यूँ दांतें अपनी ओर होने चाहिए, इसे कहते हैं विंग नट। तो यहाँ इसको लगा करके और आराम से, तो ध्यान रखना अगर कोई भारी वस्तु काट रहे हो, लोहे के काट रहे हो, तो वहाँ पे मोबिल ऑयल या फिर पानी का प्रयोग करना चाहिए पटकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाई स्पीड स्टील की होती है, किसकी बनी होती है, तो ये हाई स्पीड स्टील की होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा दोस्तों, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। और 16 नंबर प्रश्न है तो ये क्या है, तो प्रेरक यानी इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच में फेज अंतर क्या होता है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक भाई साहब ये है प्रेरक और एक होता है हमारा यहाँ पे धारिता यानी कैपेसिटर कह दीजिए। दोस्तों मैं जब भी लेता हूँ बार बार
दोनों लेता हूं क्योंकि दोनों बहुत तरीके से आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर की, तो यहाँ पे ये चीज़ें अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेरक होता है इसका संयोजन ज़्यादातर किस में किया जाता है, तो यहाँ अपन इसको श्रेणी में जोड़ते हैं और इसको कहाँ जोड़ते हैं, तो इसको समांतर में जोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो विरोध करता है, ये विरोध किसका करता है, तो ये धारा परिवर्तन का करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं परिवर्तन का विरोध करता है। जब यहाँ धारा और वोल्टेज में अंतर होता है तो यहाँ पे भैया 90 डिग्री, तो इसमें किसका विरोध कर चुका, धारा का, तो धारा का विरोध कर दिया, धारा को तो पीछे फेंको और आगे कौन रहेगी, तो यहाँ वोल्टेज आगे रहती है। ये किसका विरोध कर चुका, तो ये वोल्टेज का विरोध कर चुका, तो यहाँ पे वोल्टेज को पीछे फेंको और धारा को आगे लीजिए, कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं पावर फैक्टर कैसा होता है, तो पावर फैक्टर इसका कितना रहेगा, प्रेरक है तो इसमें धारा पीछे है इसलिए पश्चगामी होता है, तो ये क्या होता है, पश्चगामी होता है। और पश्चगामी जो होता है तो ये 0 पश्चगामी होता है और ये 0 अग्रगामी होता है, 0 अग्रगामी होता है। तो दोस्तों ये पूरा आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो प्रेरक हो गया, कैपेसिटर, प्रेरक को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। प्रेरक के अंदर धारा परिवर्तन का विरोध होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध होता है। प्रेरक के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है, कैपेसिटर में धारा होती है वो वोल्टेज से क्या होती है 90 डिग्री आगे होती है। यहाँ धारा आगे है, यहाँ वोल्टेज आगे है। इसमें 0 पश्चगामी पावर फैक्टर होता है, इसमें 0 अग्रगामी पावर फैक्टर होता है। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा मेथड है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आराम से कि करंट और वोल्टेज और करंट के बीच में फेज अंतर होता है, तो यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पे बोलो यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे ये पश्चगामी रहेगा कि नहीं रहेगा, पश्चगामी तो है लेकिन कितना डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। और पश्चगामी को क्या कहते हैं, लेगिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, लेगिंग कहते हैं। तो 90 डिग्री लेगिंग होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों ध्यान रखना ऐसे ऐसे प्रश्न हैं तो ताकि, क्योंकि यहाँ चिन्ह लगा के आगे बढ़ जाते, यहाँ मेरा है कि मैं एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी पूर्ण डिटेल के साथ पढ़ाऊँ। दोस्तों अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, और 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 17 नंबर प्रश्न का भी अपन खात्मा कर देते हैं। और ये क्या कहना चाह रहा है, अबे तू क्या कहना चाह रहा है रे, कि विद्युत उपकरणों में किस वर्ग की आग आती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, आग पढ़ते हैं। और आग कैसे लगती है, आग 3 कारकों से मिलकर बनी होती है। एक होता है ईंधन, तो एक होता है क्या, ईंधन, एक होता है ऑक्सीजन, और एक होता है यहाँ पे क्या, ऊष्मा। अगर यहाँ तीनों मिल जाती है तो अपन क्या कहते हैं, आग कहते हैं। अगर ईंधन की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हैं तो उसे कहते हैं अपन स्टारविंग, क्या कहते हैं, तो यहाँ स्टारविंग कहते हैं, स्टारविंग कहते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर रोककर आग बुझाते हैं तो उसे स्मूथ रिंग कहते हैं, स्मूथ रिंग कहते हैं। और यहाँ ऊष्मा की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हैं तो उसे अपन कूलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, कूलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। ए श्रेणी हो गई, यहाँ पे एक होती है बी श्रेणी, एक होती है सी श्रेणी, एक होती है डी श्रेणी और एक होती है मेरे दोस्तों के श्रेणी। यहाँ पे एक के अंदर कौन सी आग आती है, तो अपन कहते हैं एक के अंदर साधारण आग आती है, साधारण आग आती है। लकड़ी, कपड़ा, कागज, रेशम, जूट, कपूर इसके अंदर आती है। और इसके अंदर कौन सी आग आती है, तो अपन कहते हैं सीधा तेल वाली आग आती है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, कोलतार है, इसके अंदर ये आती है। इसके अंदर कौन सी आग आती है, तो गैस एलपीजी आती है। और इसी के अंदर कौन सी आती है, तो ये विद्युत की आग भी इसी के अंदर आती है। तो यानी तार, केबल, वायरिंग, सर्किट ब्रेकर या सॉकेट के अंदर लगने वाली आग होती है, सी के अंदर आती है। डी के अंदर मेरे दोस्तों कौन सी आग आती है, तो यहाँ धातु की आग आती है, पोटेशियम, सोडियम। तो इनमें जब आग लग जाती है, और धात्विक कोयला भी इसी के अंदर आता है। के 4 किचन की आग होती है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे किचन की आग होती है, यानी रसोई घर के अंदर आग लग जाती है। सब्जी पकाते समय जो आग लग जाती है, छोंकते समय भगोने में आग लग जाती है, वसा में आग लग जाती है, घी के अंदर आग लग जाती है, तो वो आग बोलो किस में आएगी, तो यहाँ पे आएगी। अरे आग तो लगा दी लेकिन बुझाओ तो सही, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं बुझाने के लिए, तो इसको पानी से बुझाया जाता है। तेल की आग को हमेशा किससे बुझाते हैं, तो झाग से बुझाते हैं, यानी कि फोम से बुझाते हैं। फोम ऑप्शन में नहीं होता है तो CO2,
क्या CO2 का अपन प्रयोग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो गैस की आग होती है, गैस की आग को यहाँ पे शुष्क चूर्ण से बुझाते हैं। किससे बुझाते हैं? शुष्क चूर्ण से। और विद्युत की आग को CTC से बुझाते हैं या फिर हैलोन से बुझाया जाता है। धातु की आग होती है तो धातु की आग को CO2 से बुझाते हैं और इसे हम वेट केमिकल से बुझाते हैं, यानी पोटेशियम लवण होता है तो उससे बुझाया जाता है। दोस्तों जब सिलेंडर में भरते हैं तो सिलेंडर पर पट्टी का रंग होता है, तो पानी से बुझाने वाले पर क्या होगा? तो अपन लाल रंग का होता है। यहाँ पे अगर झागदार होता है तो झागदार पर पट्टी का रंग कैसा होता है? तो क्रीम होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि चूर्ण जिसमें भरा होता है उसका पट्टी का रंग कैसा होता है? नीला। और जिसमें CAT या फिर हैलोन भरी होती है उसमें हरा होता है। जिसमें CO2 भरा है वो कौन सा होगा? तो CO2 वाला होता है काला। कौन सा होता है? काला होता है। जिसमें वेट केमिकल भरा होता है मेरे दोस्तों, उस पर क्या पट्टी का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। और इसको अग्निशामक को चलाने का सही क्रम होता है PASS, यानी सबसे पहले पास करो, फिर M करो, फिर एक्सक्यूज करो, फिर स्वीप कर दीजिए। यानी सबसे पहले लीवर को खींचा जाता है, फिर निशाना लगाया जाता है, फिर लीवर को दबाया जाता है और फिर घुमाया जाता है। तो यहाँ पे विद्युत की आग है, तो विद्युत की आग तो मेरे दोस्तों C श्रेणी के अंदर बैठी है। और यहाँ पे C श्रेणी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे D ऑप्शन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया तो यहाँ पे आया, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। अरे गुरुजी आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो यहाँ तो पूरा का पूरा आपने समेट दिया है, एक ही प्रश्न के अंदर पूरी आग क्या कर दी है? यहाँ पे समाप्त कर दी है। दोस्तों यहाँ तो ऐसे ही चलेगा मेरे दोस्तों, यहाँ तो सुपड़ा साफ ही चलेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर। तो मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध खालिस्तान सीमा में होता है। अरे दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पे प्रतिरोध की बात करते हैं तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये 3 कंडीशन होती है। एक आप कह सकते हो इसमें सामान्य कंडीशन, इसी को कहते हैं अपन क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गीली, इसी को कहते हैं गीला, और इसी को कहते हैं स्वस्थ अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से कोई सा भी टपक जाए एक, इसमें एक होता है भैया आपका शुष्क या सूखा, ठीक है, सूखा। तो ये एक। नंबर 3 तो आंतरिक अवस्था। और एक होता है कान से कान का। तो यहाँ पे 3 होता है। तो यहाँ पे सामान्य पूछ ले, गीला पूछ ले, स्वस्थ अवस्था पूछ ले, तो सीधा ठोकना है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम होता है। यहाँ पे शुष्क चूर्ण पूछ ले, सूखा पूछ ले, तो यहाँ होता है 100 किलो ओम। 100 किलो ओम को कहते हैं 1 लाख ओम होता है। यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो ध्यान रखिएगा 300 से 700 ओम होता है। 400 से 600 आ जाए, चाहे 300 से 700 तक हो जाए, तो इसमें करेंगे। और कान से कान का पूछ ले तो लगभग 100 ओम होता है। लगभग कितना होता है? 100 ओम होता है। अरे ये भाई साहब क्या पूछ रहा है? तो गीली त्वचा का 1 किलो ओम। अरे 1 किलो ओम ढूंढ लीजिए, 1 किलो ओम बोलो। अब यहाँ पे 1 के साथ में कितने हो गए? तो यहाँ पे ऐसे ही सुपड़ा साफ चलता रहेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि मेरा साथ देते हो नहीं देते हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, साथ देते हो नहीं देते हो ये आप कुछ समझ गए क्या कहूँगा, क्योंकि आप खुद समझदार हो, ट्रेन चलाने वाले हो। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परिवार को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, मर्जी आपकी है दोस्तों। मेरा काम है आप लोगों को पास कराना। बाकी आप लोग खुद देख लीजिए कि मेहनत कैसी लग रही है, मेहनत रंग ला रही है कि नहीं ला रही। आपको ऊपर खुद को ये एहसास हो जाएगा कि सर हम पढ़ रहे हैं, हमको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ सोपड़ा साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। थ्योरी का तो सोपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन आपको मैं टॉपर बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 एम्पियर एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे तार का आकार कैसा होता है? दोस्तों इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साफ कह रहा है तांबे तार का, यानी तांबा, यहाँ तार कैसा है? तो तांबा तार है और उसके ऊपर पॉलिश किसकी चढ़ाई गई है? टिन की पॉलिश चढ़ा दी कि तांबे के ऊपर किसी प्रकार की कोई जंग ना लगे, कोई क्षरण नहीं हो, इसलिए ये चढ़ा दी। इसका आकार अपन बात करते हैं 40 होता है, यहाँ 39 होता है, 38 होता है, 37 होता है, 36 होता है, 35 होता है, 34 होता है, 33 होता है, 32 होता है, 31 होता है, 30 तक आप ले लीजिए। यहाँ सोपड़ा साफ कर देंगे, कोई टेंशन नहीं आने वाली है। यहाँ आपसे पूछेगा धारा रेटिंग कितनी होती है? तो धारा रेटिंग
अरे धारा रेटिंग का मतलब है कि कोई भी लोड लगाया और उस लोड के लिए धारा कितनी चाहिए, तो यहाँ पे धारा रेटिंग आप निकाल देना। और आपसे पूछा जाएगा कि मैं तो यहाँ पे फ्यूजिंग धारा पूछना चाहता हूँ कि तार ये यूज करूँगा और तार ये यूज करूँगा तो इसमें धारा कितनी लेऊँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ एक एक प्रश्न का सूपड़ा साफ कर देना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए आप फ्यूजिंग, तो यहाँ पे फ्यूजिंग धारा, यहाँ पे कौन सी धारा आ गई, फ्यूजिंग धारा। अब इसके लिए फ्यूजिंग धारा कितनी होगी, तो अपन कहेंगे 3 एम्पियर होगी। इसके लिए कितनी होगी, तो अपन कहेंगे 4 एम्पियर होगी। इसके लिए 5 एम्पियर होगी। इसके लिए 6 एम्पियर होगी। इसके लिए 7 एम्पियर होगी। इसके लिए 8 एम्पियर होगी। अरे इसके लिए 9 एम्पियर होगी। इसके लिए 10 एम्पियर होगी। और इसके लिए 11 एम्पियर होगी। इसके लिए 12 एम्पियर होगी। और आपसे पूछ ले कि भैया 30 SWG, यहाँ पे जो तार का व्यास है वो SWG के अंदर है और यहाँ 30 SWG में फ्यूजिंग धारा अधिकतम कितनी गुजारेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 13 एम्पियर तक गुजार सकते हैं। ये तो फ्यूजिंग धारा आ गई। अब आपसे पूछा जाए मुझे तो धारा रेटिंग चाहिए कि धारा सर्किट के लिए कितनी धारा गुजार सकते हैं। 40 के लिए अगर 40 SWG का है तो ध्यान रखिएगा 1.5 एम्पियर लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 1.5 एम्पियर लिया जाता है। यहाँ पे होता है 2 एम्पियर, कितना 2.5 एम्पियर होता है। यहाँ पे 3 एम्पियर होता है। यहाँ 3.5 एम्पियर होता है। यहाँ पे 4 एम्पियर होता है। यहाँ 5 एम्पियर होता है। यहाँ 5.5 एम्पियर होता है। ये 6 एम्पियर होता है। यहाँ 7 एम्पियर होता है। यहाँ 8 एम्पियर होता है और यहाँ पे 8.5 एम्पियर होता है। सबके आगे मेरे दोस्तों क्या लग रहा है, अरे एम्पियर लग रहा है, एम्पियर धारा का मान होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कैसे जाए, तो वो कैसे भी पूछ सकता है। ये तो बीच का तो क्या है मेरे दोस्तों, ये तो व्यास है। एक तरफ आपसे धारा रेटिंग दे देगा, एक तरफ आपसे फ्यूज रेटिंग है। अब पूछ क्या रहा है, तो 5 एम्पियर सर्किट धारा दर पर सही टिन तांबे तार का व्यास पूछ रहा है। तो 5 एम्पियर सर्किट दर पर पूछ रहा है ना, तो सामान्य धारा रेटिंग है। अब 5 एम्पियर को पकड़ लो कि मैं तो यही है 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर के साथ में चले जाओ तो भाई साहब ये 35 की ग्रह खराब आ गई कि तेरे को ही साथ लेके चलूंगा, तू ही चल। तो 35 देख ली, जिसमें शायद ये राइट ऑप्शन। अब वो 5 एम्पियर अगर सर्किट दर की जगह क्या दे दे, फ्यूजिंग धारा दे दे, क्या दे दे, फ्यूजिंग धारा दे दे, तो 5 एम्पियर के पास पहुंचो और 5 एम्पियर के पास में कौन है, तो यहाँ 38 है। तो 38 की भी तो ग्रह खराब है, लेकिन वहां पे सर्किट धारा पूछ रहा है, सर्किट दर पूछ रहा है। अगर वो फ्यूजिंग पूछ ले तो बोलो क्या कर देते, यहाँ 38 कर देते। तो दोस्तों बहुत सारा अच्छा मैटर है। तो एक तरफ ये लिखिए, एक तरफ ये, अरे करना कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे नीचे से ऊपर तक लिख दो 40 तक, या 40 से नीचे तक लिख दो, उल्टी गिनती लिख दीजिए। और यहाँ 3 से स्टार्ट करके 13 तक लिख दीजिए। और ये याद रखना है थोड़ा सा, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5 तक याद रखना है। बाकी सूपड़ा साफ हो गया, कतले आम कर दीजिए फटाफट, इस थ्योरी का नामो निशान मिटा दीजिए। तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे 19वें में ए ऑप्शन आया कि नहीं आया, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये लीजिए, अगला प्रश्न आ चुका है 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। तो मेरे दोस्तों ये चीज़ तो आपने खूब अच्छी तरीके देख रखी है, क्योंकि जहाँ भी जीवने जाते हो तो इसके दर्शन तो होते होंगे। तो यहाँ पे बता दीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों, इसका दूसरा नाम आप फटाफट बता दीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे फटाफट बता दीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, यहाँ पे पानी पानी पानी, फटाफट बता दीजिए इसका नाम क्या है। हाँ जी दोस्तों, अभी तक कमेंट नहीं आया भाई। तो यहाँ पे हैलोजन का दूसरा नाम क्या है, अरे बोलो ये हैलोजन आपको दिखती है कि नहीं दिखती है ऐसे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये आवरण कौन सा होता है, तो ये क्वार्टज, ये क्वार्टज तंग नली होती है, क्वार्टज तंग नली होती है। इसके अंदर मेरे दोस्तों ये क्या होता है, तो ये कहते हैं ये फिलामेंट होता है। क्या होता है ये, अरे ये फिलामेंट होता है। अरे फिलामेंट किसका बना होता है, तो कहते हैं ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसके अंदर ये क्या होता है, तो ये कहते हैं ये सपोर्ट वायर होते हैं। क्या होते हैं, ये सपोर्ट वायर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सपोर्ट वायर होते हैं। बाकी ये तो आपका क्या होता है, ये टर्मिनल होता है। ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं टर्मिनल होता है। ये आपका AC और DC दोनों पे कार्य करती है, AC DC दोनों पे कार्य करती है। सबसे अधिक जो इसके अंदर आपसे पूछ ले कि भैया गैस होती है, अरे गैस कौन सी होती है, तो अपन कहेंगे हैलोजन,
जन गैस होती है, यानी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, एस्टेनिन, यहाँ पे ये गैस में से कोई सी भी एक गैस भरी जाती है। ये जो होती है, अगर वाट क्षमता की बात करें तो 300, 500 और 1000 वाट के अंदर ये बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो विद्युत खर्च करते हैं, विद्युत खर्च की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विद्युत खर्च यही करता ही है। तो यहाँ पे हैलोजन सबसे ज़्यादा विद्युत खर्च करती है। तो इसका उपयोग अपन नॉर्मल देखते हैं, शादी समारोह में करते हैं, खेल के मैदानों में है, फुटबॉल मैदान होता है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, सभी जगह इसी का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ उच्च प्रकाश देता है, दिन जैसा प्रकाश करता है, तो इसको कहते हैं हम फ्लड लाइट। कौन सी लाइट कहते हैं? फ्लड लाइट कहते हैं। सबसे कूलिंग जो देती है, तो यहाँ कूलिंग प्रकाश होता है, ये अपन कहेंगे कूलिंग प्रकाश। ये कूलिंग प्रकाश होता है। तो फ्लोरो लाइट होते हैं, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होती है, वो कूलिंग प्रकाश देती है, यानी ठंडा प्रकाश देती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? तो अपन कहते हैं फ्लड लैंप कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी। अगला यहाँ पे 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 21 नंबर को। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ 21 नंबर क्या है? एक फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। दोस्तों सिंगल फेज की बात करते हैं, अगर सिंगल फेज मोटर की बात करते हैं तो यहाँ सिंगल फेज के अंदर ये क्या होता है, ये इस प्रकार के भाई साहब यहाँ पे ये खांचे बने होते हैं। तो यहाँ खांचे बने होते हैं, तो इसके अंदर एक वाइंडिंग ये करते हैं। अरे ये एक वाइंडिंग करते हैं, ये स्टेटर होता है। तो ये स्टेटर होता है, और स्टेटर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? तो स्टेटर के अंदर 2 वाइंडिंग करते हैं। एक का नाम होता है स्टार्टिंग, एक का नाम होता है स्टार्टिंग, और एक का नाम होता है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग होता है, रनिंग वाइंडिंग होती है। तो रनिंग वाइंडिंग होती है, और एक वाइंडिंग ये अपन ने कर दी यहाँ पे। तो एक होती है स्टार्टिंग, एक होती है रनिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इसका प्रतिरोध भाई साहब होता है क्या? उच्च होता है। यहाँ पे लपेट होते हैं, लपेट, तो लपेट भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। रनिंग वाइंडिंग जो होती है, रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है। रनिंग वाइंडिंग में लपेट जो होते हैं, लपेट कम होते हैं। तो व्यास क्या होता है? तो यहाँ पे व्यास ज़्यादा होता है, और इसमें व्यास जो होता है, तो व्यास क्या होता है? कम होता है। दोनों ही वाइंडिंग कहाँ लपेटी जाती है? स्टेटर पर लपेटी जाती है। दोनों वाइंडिंग के मध्य अंतर पूछ ले, दोनों वाइंडिंग के मध्य अंतर पूछ ले, तो 90 डिग्री अंतर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और बीच में आपका रोटर होता है, यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, कहाँ होती है? तो अपन कहते हैं भैया दोनों ही वाइंडिंग, चाहे वो स्टार्टिंग वाइंडिंग हो चाहे रनिंग वाइंडिंग हो। तो अपन ने समझा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार, यहाँ पे पतले तार, लपेट पतले तार, व्यास क्या है? कम है। तो व्यास कम है तो पतला तार अधिक लपेट के बनाते हैं, प्रतिरोध क्या होता है उसमें? अधिक होता है। जबकि रनिंग वाइंडिंग जो होती है मोटे तार की और कम लपेट में बनाते हैं, प्रतिरोध भी क्या होता है उसमें? कम होता है। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ स्टेटर में दोनों वाइंडिंग अपन करते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न। और मेरे दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। और यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है ये, निम्नलिखित कार्यों में सबसे छोटी साइज की मोटर कौन सी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो आपको आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे घरेलू मिक्सी है, टेबल पंखा होता है, सिलाई मशीन होती है, और दीवार घड़ी होती है। तो भैया यहाँ पे सबसे छोटी मशीन कौन सी होती है? तो दीवार घड़ी। दीवार घड़ी के अंदर इतनी सी तो मशीन आती है भाई, इतनी सी तो रहती है पूरी मशीन, और मशीन के अंदर भी मात्र इतनी सी छोटी सी क्या होती है? मोटर होती है। तो दीवार घड़ी के अंदर कौन सी मोटर लगाई जाती है? तो ध्यान रखना, दीवार घड़ी के अंदर यहाँ पे नंबर 1 पे अपन लिखेंगे सिंगल फेज सिंक्रोनस, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। दूसरे नंबर पे वरीयता देनी है आपको कौन सी? स्ट्रेसिस देनी है। तीसरे नंबर पर यहाँ पे शेडेड, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे शेडेड, और चौथे नंबर पे यूनिवर्सल। तो चारों मोटर अपन यहाँ दीवार घड़ी के अंदर लगा सकते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग डिपेंड करती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, स्ट्रेसिस मोटर होती है, शेडेड होती है, और यूनिवर्सल अपन प्रयोग करते हैं। सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन के अंदर मेरे दोस्तों कौन सी प्रयोग करते हैं? तो यूनिवर्सल हम प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल अपन प्रयोग करते हैं, और ये 100 से 150 वाट के अंदर होती है। टेबल फैन के अंदर दोस्तों स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है। यहाँ पे अपन कौन सी होती है? स्थायी। तो यहाँ पे स्थायी कैपेसिटर
मोटर होती है, घरेलू मिक्सी होती है, तो इसके अंदर भी यूनिवर्सल जो 400 से 600 वाट के अंदर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सारी चीज़ अपन कर दी। तो ये सबसे छोटी होती है और इसकी जो दक्षता होती है वो दक्षता कितनी होती है 5 वाट से और 35% होती है, सॉरी वाट क्या, तो 5% से 35% तक होती है और यहाँ 3 वाट से लेकर के 125 वाट क्षमता में ये बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ अपन ने समझ ली। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी होता है। आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर और 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे छत के पंखे में कौन सी मोटर होती है दोस्तों, जो छत का पंखा होता है, छत का पंखे के अंदर यहाँ पे बात करते हैं स्थाई कैपेसिटर प्रेरण मोटर होती है। यहाँ पे कितनी वाइंडिंग होती है, तो ये स्थिर भाग रहता है बीच का, तो यहाँ पे एक वाइंडिंग ये होती है और इसमें एक वाइंडिंग मेरे दोस्तों ये होती है। तो ये तो भाग कहलाता है स्टेटर, ठीक है। और इसके बाहर ये बॉडी होती है और बॉडी के अंदर यहाँ पे रोटर फंसा रहता है। यहाँ पे अंदर की तरफ एक बंगड़ी सी होती है, तो बंगड़ी सी ही क्या कहलाती है, तो रोटर। ये अपवाद है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें रोटर बाहर की ओर होता है, स्टेटर अंदर की ओर होता है। और इस बॉडी से क्या लगी होती है, यहाँ पे ये पंखड़ी लगी होती है, ब्लेड लगी होती है। इसके अंदर यहाँ पे कैपेसिटर पाया जाता है, तो वो सेल सा होता है। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर जो होता है ये पेपर कैपेसिटर होता है। कौन सा होता है, पेपर कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं 2.25 से 2.5 माइक्रो फैराड क्षमता में होता है। पेपर कैपेसिटर नहीं होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। पेपर ऑप्शन में नहीं, देखो पहली प्राथमिकता तो इलेक्ट्रोलाइटिक को देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पहली प्राथमिकता ये होगा और दूसरी प्राथमिकता ये होगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है इसका जीवन काल सबसे कम पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होती है, स्थायी कैपेसिटर होती है, सैडेड पोल होती है, यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल जो मोटर होती है अभी मैंने बताया आपको, मिक्सी के अंदर होती है, सिलाई मशीन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, ये ड्रिल मशीन होती है, आदि जगह हम प्रयोग करते हैं। सैडेड पोल मोटर होती है जो कूलर के पानी की मोटर होती है, उसमें ट्रिमर होती है उसमें। इसके अलावा छोटे पंखे होते हैं, केबिन फैन होते हैं, उसके अंदर प्रयोग करते हैं, रेडियो के अंदर प्रयोग करते हैं, टैप रिकॉर्डर के अंदर प्रयोग करते हैं, होमोग्राम पे प्रयोग करते हैं, यहाँ पे काफ़ी जगह हम प्रयोग करते हैं। स्थायी कैपेसिटर आपके छत पंखे में हम प्रयोग करते हैं, टेबल फैन में करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर एक रन मोटर होती है जो एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर वो मोटर हम प्रयोग करते हैं। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 24 नंबर, और 24 नंबर क्या आता है, तो सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसके अंदर तो अपन ने पूरा पढ़ ही लिया था, शुरू में भी शायद एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आया था, तो वहाँ पे अपन ने पढ़ लिया था कि यहाँ पे सार्वत्रिक जो मोटर होती है यूनिवर्सल, ये एक प्रकार की कौन सी मोटर होती है, श्रेणी यानी कि सीरीज, तो सीरीज मोटर होती है। और सीरीज भी कौन सी, एसी सीरीज मोटर होती है। ये डीसी मोटर का सुधरा हुआ रूप होता है और चाहे इसे आप एसी से चलाओ चाहे डीसी चलाओ, दोनों से चलने के लिए तैयार होती है। इसकी जो गति होती है वो 3000 आरपीएम से लेके 14000 आरपीएम तक होती है। इसकी गति की बात करते हो, आवाज़ की बात करते हैं, आवाज़ तो आवाज़ भाई साहब तेज़ होती है। इसका टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क इसका क्या होता है, बहुत उच्च होता है। इसकी जो गति होती है ना, वो गति भैया लोड के विलोम अनुपाती होती है, लोड के। तो इसको कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, इसको हमेशा फुल लोड पर हमेशा चलाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये सारी सारी बातें बोलो समझ में आ गई। तो यहाँ पे श्रेणी कुंडलन, तो श्रेणी कुंडलिनी ही होती है, संयुक्त नियोग कला संट ये नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें ए ऑप्शन होता है। और यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों आगे, और यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर तो टाइम देखो समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं होती है। इसके अंदर तो बस सीधा सा ठोक दो कि एक 6 पोल है, 50 अट्टा 450 वोल्ट पर्दाय से जुड़ी है, एकल करा प्रेरण तुन्ने गालिक चाल याद कीजिए। तो भैया एफ बराबर 1 तो होता है, पी एन अपॉन में 120 होता है। अरे ये सूत्र याद रखो, यही तो तुल्यकालिक चाल होती है, और इसको ही निकाल दो बस। एन बराबर ये पी कहाँ जाएगा, बाहर में जाएगा, और यहाँ पे फेंक दो इसको नीचे। तो एफ का मान कितना होता है, यहाँ 50 होता है इंटू 120 होता है। अरे पी कितना होता है, तो 6 पोल होता है, 6 दूनी 12 होता है, और ये 5 दूनी 10 होता है, और ये 2 जीरो होता है। तो 1000 आरपीएम सीधा ठोक दो और आगे चलो बस, और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न।
तो 26 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत उपस्तर के लिए सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर की जरूरत होती है? तो यानी कि यूनिवर्सल मोटर कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? वेट ग्राइंडर दोस्तों, वेट ग्राइंडर यानी चक्की की जो मोटर होती है, इसके तो अंदर दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो मोटर होती है ये इसके अंदर भी प्रयोग होती है, आपकी ये समर्सिबल मोटर होती है उसके अंदर भी प्रयोग होती है। ये मोटर जो होती है ये एसी के अंदर भी प्रयोग होती है, ये फ्रिज के अंदर भी प्रयोग होती है, ये आपके वॉशिंग मशीन, तो किसमें, वॉशिंग मशीन के अंदर भी प्रयोग होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी प्रयोग होती है, तो वॉशिंग मशीन में भी ये प्रयोग की जाती है मशीन। तो यूनिवर्सल मोटर ये इसके अंदर भी, और वॉशिंग मशीन का तो आ गया ना ये, तो यही मोटर होती है। और संयुक्त बर्मा बैच ग्राइंडर में भी ये मोटर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सुहागा विद्युत बर्मी जो होती है ड्रिल मशीन, और ड्रिल मशीन के अंदर यूनिवर्सल मोटर हम प्रयोग करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया तो 27 नंबर का फटाक से जवाब दे दीजिए, और जवाब ऐसा होना चाहिए कि पड़ोसी देखते रह जाएं बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक छादित ध्रुव, यहाँ पे सैडेड पोल मोटर के अतिरिक्त निम्न भाग नहीं होते। मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या क्या होता है जरा इसका यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे अपन वर्णन करने के लिए आए हैं तो देखते रहिएगा। यहाँ पे इसको एक छोटा सा खांचा लगाया, एक खांचा यहाँ लगाया, और एक खांचा यहाँ लगाया, और एक खांचा यहाँ लगाया। खांचा लगाते ही भाई साहब यहाँ पे एक छोटे छोटे पोल बन गए ये, और इस पर सैडेड रिंग लपेट दी जाती है। और जिस पे सैडेड रिंग होती है ये तो क्या है, यहाँ पे सैडेड रिंग होती है, और इस भाई साहब को कहते हैं जिस पर रिंग होती है तो इसे कहते हैं सैडेड पोल कहते हैं। और यहाँ पे ये सैलिएंट पोल होता है। कौन सा होता है? सैलिएंट पोल होता है। तो यहाँ बीच में क्या होता है? बीच में रोटर होता है, और ये रोटर स्क्वायरल केज यानी पिंजरा प्रकार का होता है। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स इस दिशा में घूमता है, और इसको स्थिर ठहराने के लिए ये हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो तो गया। तो यहाँ कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है कि बुश की आवश्यकता पड़ती है, रोटर की आवश्यकता पड़ती है, कि अब केंद्र की आवश्यकता पड़ती है। अरे इसमें होता क्या है ये बता दो। अब केंद्रीय स्विच की आवश्यकता लगी क्या? कहीं कैपेसिटर लगा क्या? नहीं लगा। कहीं ब्रुश लगी क्या? नहीं लगी। अरे तो फिर कहाँ टेंशन ले रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे भैया क्या नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ सारी चीज़ें आ चुकी है। इसकी सारी की सारी अपन ने दक्षता पढ़ ली। दक्षता इसकी 35% तक होती है मात्र। इसकी वाट क्षमता लगाते हैं तो 125 वाट तक होती है। आकार इसका बहुत छोटा होता है, अनेक जगह इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो रोटर तो होता है, सीधी बात है, ये पिंजरा प्रेरण रोटर इसके अंदर पड़ा तो है। तो यहाँ पे एक भी इसको ऐसे पढ़ दो कि बस मामला साफ हो जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन आता है ये। अब दोस्तों यहाँ पूरी डिटेल के साथ तो जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ तो मैंने एक बार नहीं दो बार पूरा जिक्र कर दिया। पूरा का पूरा जो कोर्स है प्लेलिस्ट के अंदर जा करके देख सकते हो, रामबाण बैच के नाम से है। तो वहाँ पे एक एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह डिटेल के साथ समझाया गया है। तो ऐसे तो कोई पेड कोर्स में नहीं देता, वैसे तो मैंने पूरा का पूरा दे दिया है दोस्तों आपके लिए। अब बारी आती है कि उधर से जैसे आपने पढ़ लिया तो वहाँ पे एक तरफ फिर मैंने चैप्टर वाइज प्रश्न करा दिए, जो 75 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के कराए। और अब बारी आती है कि भैया मिक्स में पूरा नींव यानी सिकंदी बनानी है, तो सिकंदी के अंदर सारी चीज़ मिला दी जाती है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, निचोड़ ले रहे हैं। तो आइए, सभी अच्छे कंडक्टर में उच्च खालिस्तान होता है। तो भैया अच्छा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर का मतलब होता है यहाँ पे अच्छा। तो भैया यहाँ पे क्या बात करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा चालक। और अच्छा चालक कब होगा कि जब उसके अंदर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, उसकी चालकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अरे प्रतिरोध क्या होता है तो उच्च क्या हो, तो उच्च अपन कहेंगे चालकता होगी, तो उच्च सुचालकता ही तो चालकता होती है। तो विद्युत एक तो सुचालकता है और एक है विद्युत सुचालकता है, एक विद्युतीय और ऊष्मीय सुचालकता। तो अपन तो यही कहेंगे ना कि विद्युत और ऊष्मीय दोनों ही सुचालकता होती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी होता है। प्रतिरोध तो दोस्तों कम होते हैं, वो उच्च की बात करता है। तो अच्छे देखो, तांबा में ऊष्मा भी क्या है, ज़्यादा होती है, और विद्युत भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं होता है। अरे ताप प्रभाव किसमें नहीं होता है, तो अपन कहते हैं गीजर के अंदर
तो गर्म पानी करते हैं तो होगा ही होगा। यहाँ पे बात करते हैं इमर्सन रोड, इसमें भी गर्म पानी करते हैं। और यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर, ये तो हवा को खींचता है, जबकि फर्नेस ये भी गर्म होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर। और वैक्यूम क्लीनर के अंदर मोटर कौन सी होती है, तो यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 29। अगला आता है यहाँ पे कि 30 नंबर, ट्रांजिस्टर एक खालिस्तान से कंट्रोल डिवाइस होती है। तो ट्रांजिस्टर क्या है, वोल्टेज को कंट्रोल करती है, धारा को कंट्रोल करती है। ए और बी दोनों होती है, तापमान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे करंट डिवाइस होती है, करंट को नियंत्रण करती है। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टांग होती है, ये एक होती है आपकी एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। जो बीच में होता है ध्यान रखना वो बेस होता है। इसका मैं प्रतीक की बात करता हूँ, इसके मैं प्रतीक की बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे प्रतीक की बात करते हैं तो इस प्रकार से है, जिसके ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है वो एमीटर होता है, फिर बच गया कौन, कलेक्टर, और बीचों बीच तो अपन को पता है ये, अगर ये बाहर निकल रहा है तो ये एन पी एन होता है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं इस प्रकार से, ये अंदर आ गया है तो ये कौन है, फिर ये एमीटर ही है, लेकिन और ये कलेक्टर है, और ये क्या है, बेस होता है। और ये जब अंदर आ गया है तो पी एन पी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के हो गए, यहाँ 3 टांग होती है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि पी एन जंक्शन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। इसमें आपसे पूछ ले परत कितनी होती है, तो परत 3 होती है। आपसे पूछ ले विक्षेपण परत कितनी होती है, विक्षेपण परत कितनी होती है, तो 2 होती है। टर्मिनल पूछ ले 3 होते हैं, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों अपन ने पढ़ ली है। 31 नंबर, और 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर आइए देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि एक तो यहाँ पे बात करते हैं अल्टरनेटर पूछ ले आपसे, या फिर आपसे ट्रांसफार्मर पूछ ले, ठीक है, या फिर आपसे आभासी शक्ति पूछ ले, आभासी शक्ति पूछ ले। तो इन तीनों की ही किस में होती है, केवीए के अंदर होती है। यहाँ पे आपसे पूछ ले डीसी जनरेटर, तो इसकी होती है किलोवाट के अंदर। यहाँ पे आपसे पूछ ले मोटर, तो मोटर की किस में होती है, एचपी, या फिर नहीं मिले तो अपन किलोवाट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ ले कि भैया सिंक्रोनस मोटर पूछ ले, या फिर आपसे क्या पूछ ले कि आपसे पूछ ले प्रतिघाती शक्ति पूछ ले। तो प्रतिघाती शक्ति पूछ ले तो यहाँ पे सीधा क्या ठोक देना है, kVAR होता है। यहाँ पे वास्तविक शक्ति पूछ ले तो सीधा ठोक देना किसमें, वाट में। आपसे पूछ ले कि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो क्या विद्युत ऊर्जा पूछ ले, विद्युत ऊर्जा यानी कि ऊर्जा मीटर जो होता है तो kWh के अंदर होती है। आपसे पूछ ले एसी, तो घरों में एसी लगाते हैं वो एसी, तो वो किस में होती है, तो वो टन में होती है। किस में होती है, तो टन, अरे तेरी, यहाँ पे टन में होती है। और यहाँ पे आपसे पूछ ले कि फ्रिज की रेटिंग किस में होती है, तो फ्रिज की रेटिंग होती है लीटर के अंदर। अरे किस में होती है, तो लीटर के अंदर होती है। तो पूरा का पूरा अपन को आना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, तो केवीए में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न। और 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 32 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि थ्री फेज वाले मोटर के 3 फेज वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, मोटर वाइंडिंग की टर्मिनल, तो यानी वाइंडिंग, तो वाइंडिंग टर्मिनल, तो टर्मिनल जो होते हैं UVW, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे मोटर के लाइन के टर्मिनल, तो लाइन टर्मिनल, तो लाइन के टर्मिनल L1, L2, L3। यहाँ पे आपसे पूछे फेज क्रम टर्मिनल, फेज तो RYB। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज वाइंडिंग के निम्नलिखित अक्षर। तो वाइंडिंग के तो टर्मिनल निकलेंगे ना, तो वाइंडिंग टर्मिनल होते हैं UVW। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया है, यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। ये लाइन के हो गए, ये फेज क्रम के होते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है 33 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयन क्या होते हैं। तो भैया धनात्मक विद्युत से होते हैं तो सीधी बात है पॉजिटिव ही तो होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यानी कौन से होंगे, पॉजिटिव प्लस होते हैं। जबकि ऋणात्मक से निकलेंगे तो ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले
धनात्मक विद्युत से आवेशित यानी खींचेगा, तो भाई यहाँ पे अपन कहेंगे इस प्रकार से, ये प्लस है ये माइनस, इसकी तरफ कौन आएगा, तो इसकी तरफ देखो आवेशित एक होता है, क्या कह रहा है, आवेशित होने वाले, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयन होते हैं, तो वो आयन एक धनायन होता है, एक ऋणायन होते हैं। तो इसके पास में कौन आएगा, इसके पास में नेगेटिव वाले आयन आ जाएंगे यहाँ पे, और इसके पास में कौन आ जाएंगे, तो प्लस 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 आते हैं। तो धनात्मक विद्युत से, अच्छा धनात्मक विद्युत से आवेशित, तो धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले जो आयन होते हैं उनको क्या कहेंगे, तो उनको धनायन ही कहेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कोई इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड है तो उस पर कौन से आयन आते हैं, तो उस पर ऋणायन आते हैं। नेगेटिव है यानी कैथोड है, कैथोड पर कौन से आयन होते हैं, तो अपन कहेंगे प्लस आयन होते हैं। ये धनात्मक विद्युत के बात कह रहा है, तो ये होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। दोस्तों यहाँ पे साफ क्या कहा गया है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि उस टूल का नाम क्या है जिसे वायर, हुक और लूप बनाने के लिए, यानी कि भैया तार का ऐसे लूप बनाओ, गोला बनाओ, यानी तार का हुक यानी कि लूप बनाओ, या फिर आपसे ऐसे हुक बनाया है, तो भैया यहाँ पे ये प्लायर है, तो इसमें देखो ये बिल्कुल आगे से गोल है तो प्लायर तो है, और इसकी लंबी नाक भी है, तो इसकी नाक कैसी है, बिल्कुल गोल है यानी राउंड शेप है। तो राउंड नोज होता है, फ्लेज नोज होता है, साइड कटिंग होता है, और लॉन्ग नोज होता है। तो लॉन्ग नोज में तो हल्की सी चपटी सी होती है तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राउंड नोज होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सी आकार का होता है। लॉन्ग नोज होता है जहाँ उंगलियां नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे किसी वस्तु को पकड़ के लाने में इसका प्रयोग करते हैं। साइड कटर यहाँ पे एल्यूमिनियम या तांबे के पतले तार होते हैं, उसको काटने के लिए प्रयोग करते हैं। और एक होता है फ्लैट नोज होता है, जो चिमटे की तरह यह प्रयोग होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे बात करते हैं 35 नंबर की। 35 नंबर है आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक होता है आरसी, एक होता है आरएल, एक होता है आरएलसी, तो ये तीनों होते हैं ये। तो यहाँ पे इसका अगर मैं पावर फैक्टर तीनों को बता देता है, तो यह आर इसमें नहीं है कोई भी, तो सी एल और एल सी, तो यहाँ इसका होता है अग्रगामी, क्या होता है, अग्रगामी होता है, यानी कि इसका लीडिंग होता है, क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। इसका एल के कारण क्या होता है, पश्चगामी होता है, क्या होता है, पश्चगामी होता है, यानी लेगिंग, क्या लेगिंग होता है। और इसका पश्चगामी भी हो सकता है और अग्रगामी भी होता है, यानी कि पश्च व अग्र। अब डिपेंड किस पे करता है कि दोनों में से ज़्यादा कौन है, जिसका ज़्यादा है उसी का बहुमत चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आरसी का पूछा है, आरसी में अग्रगामी होता है, यानी राइट ऑप्शन। अगर आरसी की जगह आर एल आ जाए तो अपन पश्चगामी करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे अगला आता है यहाँ पे 36 नंबर, और 36 नंबर क्या है, तो 36 नंबर है यहाँ पे एमसीबी एक सर्किट का संरक्षित करता है। तो एमसीबी क्या है, तो अपन कहते हैं भैया यहाँ पे, तो ये मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। मिनीएचर सर्किट ब्रेकर अगर मैं रेटिंग की बात करता हूँ, तो रेटिंग 0.5 से लेकर के इसकी 63 या 60 एम्पियर अपन कह सकते हैं। यहाँ पे आपके ये ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट यानी दोनों प्रकार ये करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर चुंबकीय सिद्धांत व ऊष्मीय सिद्धांत दोनों पे कार्य करती है, क्योंकि इसमें ऊष्मीय सिद्धांत के लिए बाईमेटालिक युक्ति होती है और चुंबक के लिए चुंबकीय कोयल पर प्रयोग करते हैं। और इसको लगाने के लिए यहाँ पे डिन रेल का प्रयोग किया जाता है। डिन रेल का अपन क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। केवल शॉर्ट सर्किट में प्रयोग होती है, शॉर्ट सर्किट व अतिभार दोनों में होती है। केवल अतिभार में होती है तो अपन कहते हैं कि यहाँ लिख दिया मैंने, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट यानी दोनों में प्रयोग होता है। और एमसीबी होता है, ये फेज तार के किस क्रम में लगाई जाती है, तो श्रेणी क्रम में ये प्रयोग की जाती है। तो आया समझ में दोस्तों। तो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, और 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा है। तो ये देखिएगा 37 नंबर प्रश्न, तो निम्न में से कौन सा एलईडी से अदृश्य प्रकाश निकलता है। तो दोस्तों अदृश्य जो प्रकाश होता है, तो यहाँ अपन कहते हैं पराबैंगनी जो किरणें होती है उससे कम होता है, और लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा होता है। तो यहाँ बात करते हैं कि
3800 एंगस्ट्रॉम से तो कम होता है, और यहाँ पे बात करते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है। इससे तो ज़्यादा होता है और इससे कम होता है। इनके बीच में तो ये तो दृश्य प्रकाश होता है। तो इधर जो होता है यहाँ पे कौन सा होगा, अल्ट्रा वायलेट होगा। इधर अल्ट्रा वायलेट होता है और इधर होता है इंफ्रारेड होता है। तो इंफ्रारेड हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। कौन सा हो जाएगा, इंफ्रारेड होता है, अदृश्य। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे डीसी धारा के लिए लैप वाइंडिंग, तो चलो लैप और वेव दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं लैप वाइंडिंग, और एक होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग जो होती है, कौन सी वाइंडिंग होती है, एक प्रकार की श्रेणी वाइंडिंग। तो ये कौन सी होती है, तो अपन बात करते हैं ये समांतर वाइंडिंग होती है। समांतर में क्या समान होता है, तो अपन कहते हैं वोल्टेज समान होता है। वोल्टेज समान होता है, जो समान होता है वो निम्न होता है, ऐसे याद रख लो। समान वोल्टेज समान होता है तो वो वोल्टेज निम्न होता है तो धारा क्या हो जाएगी, उच्च हो जाती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे लैप वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज निम्न होता है और धारा उच्च होती है। श्रेणी वाइंडिंग में यानी श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। जो समान होता है वो निम्न होता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, उच्च हो जाता है। अगर इसमें आर्मेचर पथों की संख्या ज्ञात की जाए, तो इसमें आर्मेचर पथों की संख्या होती है, वेव के अंदर ए बराबर मात्र 2 होता है, फिक्स होता है। और इसके अंदर ए बराबर क्या होता है, ए बराबर पी होता है, यानी पोलों की संख्या पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे लैप वाइंडिंग में धारा क्या होगी, अरे लैप वाइंडिंग में धारा क्या होगी, तो अपन कहेंगे यहाँ आ जाएगा उच्च, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, तो निम्न। उच्च निम्न, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 39 नंबर, और 39 नंबर क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे 8 पोल 60 हर्ट्ज आपूर्ति के लिए मशीन की गति का पता लगाइएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि भैया F बराबर PN अपॉन में 120 होता है। तो गति ज्ञात करनी है, तो गति बराबर हो जाएगा यहाँ पे F इंटू 120 बटे में क्या आ जाएगा P। F कितना है, तो 60 है, 60 इंटू 120 बटे में P कितना है, तो 8 है। तो 8 एकम 8 हो गया, 4 बच गया, 8 पंजो 40 हो गया, तो 15 चिकी 90 हो गया। तो यहाँ पे 90 हो गया, एक जीरो, तो यानी 900 हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, और 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 40 नंबर। ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का चालन ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ट्रांजिस्टर को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को, ठोस के कारण इस ट्रांजिस्टर को सॉलिड स्टेट युक्ति के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, सॉलिड स्टेट युक्ति, सॉलिड स्टेट युक्ति के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी युक्ति होती है। ट्रांजिस्टर के अंदर आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे 3 टांग होती है, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, और एक धारा नियंत्रण होती है। धारा यहाँ पे अपन कहेंगे धारा नियंत्रण युक्ति होती है। अगला प्रश्न आता है इसमें, और अगला प्रश्न आता है 41 नंबर, और 41 नंबर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 41 नंबर को। तो यहाँ पे बात करते हैं 41 नंबर, और निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल जुड़े हैं। तो भैया इसमें क्या कह रहा है कि यानी प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे, यानी कि ये कह रहा है इस तरह कि भाई साहब इसके अंदर प्रथम तो एक जगह जुड़े हैं और दूसरे एक जगह जुड़े हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपन यह समांतर कनेक्शन कहते हैं। कौन सा कहेंगे, तो समांतर कनेक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है वो क्या है, तो यहाँ पे कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का, कंडक्टर का मतलब होता है तार यानी चालक, तो चालक तार, तो चालक तार का प्रयोग किससे अपन कहेंगे, वायर गेज। तो वायर गेज या फिर माइक्रोमीटर से अपन क्या करते हैं, मापते हैं। तो वर्नियर कैलिपर होता है, स्टैंडर्ड तार गेज होता है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज ही अपन प्रयोग करते हैं। और ये किस में मापता है, तो SWG के अंदर ये मापता है, और ये mm में भी मापता है ना, और जबकि ये ओनली फॉर माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर के अंदर माप लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरोपरि लाइनों में तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, तो यहाँ बात करते हैं कि सिरोपरि लाइनों में तांबे का तार। पहली बात तो यह है कि अपन AC
CCSR तार प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन में उसने नहीं दिया और वो कह रहा है कि इसमें प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आ जाएगा, CCSR प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्ज्ड का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो क्रसित कठोर तांबा होगा, नरम तांबा होगा। सुपर इनेमल्ड तांबा तार होता है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त वो क्रसित कठोर तांबा अपन प्रयोग करते हैं। जबकि मशीनों की वाइंडिंग होती है, मशीनों की जो वाइंडिंग होती है ना, मशीनों की वाइंडिंग के अंदर अपन इसका प्रयोग किया जाता है। शुद्ध तांबा अपन प्रयोग करते नहीं है, नरम तांबा हो गया। कठोर कर्षित तांबा, इसका प्रयोग इसमें करेंगे, या फिर अपन कम्यूटेटर में करते हैं, कम्यूटेटर के अंदर अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होता है। अगला तो मोटर वाइंडिंग, भैया मोटर वाइंडिंग का अभी तो बताया था, यानी मशीनों का किया जाता है, तो ये इसमें अपन प्रयोग करते हैं। तो मशीनों का अलनीकृत तांबे के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने अभी 43 में बताया था, सुपर इनेमल्ड नहीं करते, ओनली इनेमल्ड करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ गया सिरोपरी लाइन का तो बता दिया ना ये। तो मोटर वाइंडिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ओनली यहाँ पे अलनीकृत तांबा तार का प्रयोग करते हैं, सुपर नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई दोस्तों ना, थोड़ी सी वो दिक्कत हो गई थी। अलनीकृत तांबा तार का कह दो, ठीक है। अलनीकृत तांबा तार अपन कह सकते हैं, विद्युत रोधी तांबा तार अपन कह सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है मेगर। तो भैया मेगर के अंदर क्या होता है, मेगर में दाईं ओर कितनी रीडिंग होती है। भैया इसका पैमाना अगर देखते हैं तो पैमाने में ये होता है दायां और ये होता है हमेशा बायां, तो ये हमेशा यहाँ है। जैसे कि इसमें ये इधर का दायां होता है, तो ये इधर का जो दायां होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे होता है ये, तो यहाँ पे इसमें जो 0 होता है ये पास होता है, फिर यहाँ पे गैप बढ़ता जाता है ये। तो इसका जो पैमाना होता है वो अरैखिक होता है, अरैखिक। इसका पैमाना कैसा होता है, अरैखिक प्रकार का होता है। इधर यहाँ पे 0 से होता है, इधर अनंत होता है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं किलो ओम होता है, तो यहाँ पे मेगा ओम होता है। तो इस तरह भी अपन से पूछ लिया जाता है। जो मेगर होता है ये क्या करता है, तो ये भैया इंसुलेशन, क्या इंसुलेशन का प्रतिरोध मापता है, और ये इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है ये हमेशा मेगा ओम में मापा जाता है। ये मेगर जो होता है इसकी जो गति होती है वो 140 आरपीएम से लेके 160 आरपीएम होती है, ठीक है। और ये हमेशा क्या मापता है, उच्च यानी कितनी होती, दाईं ओर कितनी रीडिंग होती है, तो दाईं ओर तो 0 होती है, दाईं ओर तो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, और 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 46 नंबर। और तो 46 नंबर प्रश्न है कि स्टार्टर के प्रतिरोध किसके श्रेणी क्रम में होते हैं। तो दोस्तों फील्ड वाइंडिंग के, एनवीसी के, आर्मेचर के, नन। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर होता है तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये क्या जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है प्रतिरोध, क्योंकि स्टार्टिंग धारा जो ज़्यादा होती है उसको रोकने के लिए अपन प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिरोध हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एनवीसी यानी 9 वोल्ट कॉइल कौन से स्टार्टर में प्रयोग करते हैं। तो अपन कहते हैं एनवीसी होती है यानी 9 वोल्ट कॉइल होती है, ये पतले तार, तो पतले तार अधिक लपेट की बनाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किसी लीवर है, प्लंजर है, उसको जकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। और 9 वोल्ट कॉइल को ही ध्यान रखना, यहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं, होल्डिंग, इसे होल्डिंग कॉइल भी अपन कहते हैं। तो यहाँ 47 नंबर में ऊष्मीय होगी, निम्न गति का हो गया, चुंबकीय होगी। तो ये तो एक प्रकार का अपन ने क्या कहा, ये इस प्रकार से होता है और यहाँ लपेट करके, और ये एक प्रकार का विद्युत चुंबक होता है, तो किसी लीवर को ये क्या करता है, जकड़ने का कार्य करता है। तो डीसी मोटर के अंदर क्या करता है, हैंडल को जकड़ता है, जबकि स्टार डेल्टा के अंदर जो हमारे कॉन्टैक्टर होते हैं उसको जकड़ने का कार्य ये करती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 48 नंबर, और 48 नंबर क्या आता है, तो 48 नंबर को ध्यान से देखिएगा, कौन सी रिले का कार्य सबसे तेज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय रिले, ऊष्मीय रिले और पायलट रिले, नन। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3 रिले होती है, 3 रिले में सबसे धीमा, तो धीमा तो भैया इसका है, और सबसे फास्ट है, सबसे तेज कह दो, सबसे
तेज कह सकते हो। तो पायलट का सबसे तेज होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आएगा रिले का। ठीक है, तो यहाँ अपन कहते हैं कि ये चुंबक जो होती है ये सबसे धीमा तो ये है, सबसे फास्ट ये है, फिर ये, और फिर सबसे कम होता है इसका। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है 49 नंबर, डीसी शंट तथा डीसी कंपाउंड के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं। तो भैया यहाँ पे अपन बात करते हैं कि श्रेणी मोटर होती है, और श्रेणी मोटर के लिए 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है। और शंट के लिए बात करते हैं, शंट के लिए 3 पॉइंट होता है। और यहाँ बात करते हैं कंपाउंड, और कंपाउंड के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट अपन प्रयोग करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको ड्रम स्टार्टर बी कहते हैं, ड्रम स्टार्टर बी कहते हैं। इसको फेस प्लेट स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्ट अपन कहें तो दोनों के लिए अपन इसका भी प्रयोग करते हैं डायरेक्ट के लिए ना। तो डीसी शंट और कंपाउंड के लिए होता है तो 4 पॉइंट स्टार्टर पर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक संरक्षी प्रतिरोध का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो सिंक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा कौन सी गति पर चलता है। तो मेरे दोस्तों कौन सी गति पर चलता है, तो यहाँ बात करते हैं कि इसका रोटर होता है कि भैया इसकी जो गति होती है NR, और यहाँ पे ये चुंबकीय फ्लक्स चलता है, इसकी गति होती है NS। तो दोनों की गति क्या होती है, इसमें बराबर होती है। तो यहाँ अपन कहेंगे कि जो रोटर होगा वो रोटर स्थिर चाल पर चलता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से कम होता है, जी नहीं। स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से अधिक होता है, जी नहीं। स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, तो यहाँ बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं NS ज़्यादा है, NR कम है, तो ये किस में होगा, तो अपन कहेंगे प्रेरण मोटर के अंदर होता है। यहाँ बात करते हैं NS ज़्यादा है, NS कम है और NR ज़्यादा होता है, तो ये होता है मेरे दोस्तों अल्टरनेटर के अंदर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। अगर NS ज़्यादा है NR कम है तो प्रेरण मोटर है, NS कम है और NR ज़्यादा है तो अल्टरनेटर है, अगर दोनों बराबर हैं तो वो सिंक्रोनस मोटर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये C ऑप्शन हो जाएगा। और मेरे दोस्तों ये थे आज के आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। यहाँ बोलो अब आपको ईमानदारी से बताना मेरे दोस्तों कि ये सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने हिसाब से ये देख लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।